नमस्कार, न्यूज़ एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। बड़ी खबर हरियाणा से और लगातार इस पर चर्चा हो रही है और नज़र इस पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का सियासी रण सज गया है। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की एक एक लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हो चुकी है। दोनों खेमों से नाराजगियां भी सामने आ रही हैं। कई दावेदार नाराज हैं, कुछ पाला भी बदल चुके हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों दल अपनों को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। मान मनोबल भी किया जाएगा। हम हरियाणा की 10 हॉट सीटों की बात कर रहे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक नज़र डालते हैं कि इन अहम सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन उम्मीदवार हैं, मुकाबले में हैं। जैसे सीट कालका की, तो वहां पर शक्ति रानी शर्मा बीजेपी से और कांग्रेस से प्रदीप चौधरी। गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा और कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी और मेवा सिंह कांग्रेस से। इसराना से बीजेपी से कृष्णलाल पंवार और कांग्रेस से बलवीर सिंह। रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव के सामने चिरंजीव राव है। नीलोखेरी से भगवान दास कबीरपंथी के सामने धर्मपाल गोंडर हैं। सोनीपत से निखिल मदान के सामने सुरेंद्र पवार है। बादली से ओम प्रकाश धनकर और उनके सामने है मुकाबले में कुलदीप वत्स। बेरी से संजय कबलाना, रघुवीर सिंह कादियान और शाहबाद से सुभाष कलसाना और उनके सामने रामकरण। तो ये अहम सीटें हैं और इनके सामने ये उम्मीदवार जो हैं एक दूसरे के सामने हैं। अभी एक एक लिस्ट जारी हुई है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास। लंबे वक्त तक पंजाब हरियाणा पर रिपोर्ट किया इन्होंने। गजाली, अभी जो लिस्ट आई हैं उनमें सबसे बड़ी चुनौतियां आप कहां पर देख रहे हैं? खासकर अगर ये हॉट सीट जो कहे जा रहे हैं उन पर बिल्कुल भरोसे के लोगों को, और लग रहा है कि एकदम जहां कोई भी डाउट ना हो, कोई जहां पर कोई बगावत ना हो, इस तरह से इन सीटों के बारे में फैसला किया है दोनों पार्टियों ने। जी देखिए, अगर आप दोनों पार्टियों की लिस्ट देखेंगी तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि कांग्रेस ने जो है अपनी लिस्ट में सिटिंग एमएलएस पर दावेदारी दोबारा जताई है, उन पर भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं पहली लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में धीरे धीरे कलह, या आप कह सकती हैं कि जो रोहराहट हो सकता है या बगावत हो सकती है, उसकी धीरे धीरे आवाज़ें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। भाजपा ने क्या किया है कि अपनी पहली सीट में कई सिटिंग मिनिस्टर्स को नहीं दिया है, कई सिटिंग एमएलएस को नहीं दिया है, तो वहाँ रोहराहट की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, वहाँ जो है बगावत की सुर ज़्यादा तेज़ हैं और कई इलाकों से आ रहे हैं। दूसरा जो आप कह रही थी कि किन सीटों पर हम ये समझ सकते हैं कि फाइट भी तगड़ी हो और किन सीटों के रिजल्ट्स बहुत प्रेडिक्टेबल हैं, तो जिन सीटों पर बड़े चेहरे हैं, जैसे गढ़ी सांपला किलोई की बात करें, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कह सकते हैं कि बहुत किला है, गढ़ है, फील्डम है, बहुत सालों से हर इलेक्शन वहां से वो लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस सीट को आसानी से जीत सकेंगे। जहां तक नायब सिंह सैनी की बात है, सीएम है, अगले सीएम के उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं। अगर भाजपा की सरकार दोबारा तीसरी बार हरियाणा में आती है तो उनकी सीट पर फाइट अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस भी सीट पर सीएम फेस होता है या सीएम का चेहरा या सिटिंग सीएम होते हैं, तो वहां पहले ही एक बात मानी जाती है कि अक्सर उनके पक्ष में ही शायद जनता जनार्दन जो है वो उनके पक्ष में वोट करे। लेकिन अब चुनाव में क्या होता है वो अलग बात है। तो कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां, जैसे विनेश फोगाट की जो जुलाना सीट है, वहां पर अभी भी दूसरी पार्टियों ने जो है अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। कई सीटों पर समीकरण ऐसे होते हैं कि एक ही मुद्दे पर सारी ही पार्टियां लड़ रही होती हैं, जैसे जाट और गैर जाट की जो राजनीति अक्सर हम हरियाणा में सुनते हैं। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। महिलाओं के वोट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बहुत कम बात होती है। हरियाणा पंजाब में एक दूसरी चीज होती है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का आने के बाद भी समीकरण बहुत बदल जाते हैं। हिमाचल के चुनाव में हमने देखा, पंजाब के चुनाव में हमने देखा कि कैसे मुफ्त बिजली की बात या बिजली के कम दर करने की बात हो, महिलाओं को हर महीने 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए राशि देने की बात हो,
हरियाणा में एक और कल्चर कह ले या पोल प्रॉमिस अक्सर होता है, चुनावी वायदा होता है पेंशन बढ़ाने का, जिसको लेकर 2019 में जजपा यानी जननायक जनता पार्टी और भाजपा की सरकार एक साथ हरियाणा में सरकार गठबंधन की बनी थी। तो इन मुद्दों पर भी अभी चर्चा होना बाकी है। पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र की घोषणा अभी की नहीं है, रिलीज नहीं किया है, जारी नहीं किया है। तो ये भी पोल फैक्टर हरियाणा में बनेंगे। सिर्फ जाट और गैर जाट की राजनीति जो है किसी पार्टी को सत्ता में नहीं ला सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। टेस्ट इस वजह से है कि पिछले 10 साल से भाजपा ने ये राजनीति की है कि वो उन्होंने बाकी समुदाय जो हैं, 36 बिरादरी कहा जाता है हरियाणा में, कि उन्होंने बाकी बिरादरियों को एक साथ किया है, बाकी कम्युनिटीज को एक साथ किया है और जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति भी उन्होंने वहां पर की है। लेकिन इस बार वो टेस्ट है कि वहां पर भी भाजपा को जो है अपने पंजाबी सीएम जो थे, पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी के सैनी साहब को लाना पड़ा, नायब सैनी को। तो क्या ये भाजपा के लिए पे ऑफ करेगा? क्योंकि मुझे पंजाब के 2022 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाता है कि कैसे पंजाब में कांग्रेस ने सोचा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना देने से दलित समुदाय का वोट एक मुश्त उनके तरफ आ जाएगा और सरकार दोबारा आ जाएगी, जो वहां पर नहीं हो सका। शायद हरियाणा में जाति को देखकर वोट होती है, ऐसा स्टडी में भी आता है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना चुनाव से कुछ महीने पहले वो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या बैकफायर करता है। और क्या नायब सिंह सैनी इतने बड़े नेता हैं पूरे राज्य में, क्या उनका वर्चस्व है कि एंटी इनकम्बेंसी को भी वो क्रॉस कर सके या उसके इफेक्ट को, उसके असर को वो झेल सकें और दोबारा भाजपा को सत्ता में ला सकें। बेहद अहम पॉइंट्स हैं ये और इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, यहाँ पर जो अभी कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई है उसमें कुमारी शैलजा का तो पलड़ा भारी नहीं नजर आ रहा है। आगे अब क्या होगा, क्योंकि अब बगावत के भी सुर जब उठने लगे हैं तो अब आगे कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या रणनीति बना रही है आगे की लिस्ट के लिए? नहीं, देखिए कादम्बनी, जब बीजेपी की लिस्ट आई थी 67 उम्मीदवारों की, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वहां बगावत शुरू हो गई। कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। हमने तस्वीरें देखी, जिनको टिकट नहीं मिला उनके रोने धोने की तस्वीरें आई थी। कांग्रेस ने चाहती साफ तौर पर कि इस तरह की फजीहत उसे झेलनी पड़े, इसलिए जो पहली लिस्ट आई है उससे आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकती है, क्योंकि पहली लिस्ट में जो 31 और एक और नाम भी आए, 32 में से 27 या मुझे लगता है 28 नाम ऐसे हैं जो वर्तमान विधायक हैं। तो उनके नाम पर, ज्यादातर नामों पर कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं थी, कहीं कोई विवाद नहीं था। हाँ, उसमें भी 2-3 नाम ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, लेकिन उनको टिकट दिलवाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब रहे। जैसे सोनीपत सुरेंद्र पवार है, वो तो जेल में है ईडी के एक मामले में। इसी तरह से और भी 2-3 उम्मीदवार हैं। अब जो कांग्रेस की असली चुनौती है वो तो अब जो आगे आने वाली सीटें हैं, हाँ। जो आगे आने वाले नाम घोषित किए जाएंगे, उस पर क्या कांग्रेस उसी तरह का बैलेंस बना पाती है? कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती है। अभी गजाली बता रहे थे कि किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी ऐसा लगता है कांग्रेस की कि उसका फायदा मिलेगा, और इसलिए कांग्रेस में मैंने देखा है कि भीड़ इतनी ज्यादा है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है वहां पर। 2500 के करीब आवेदन वहां पर पहुंच गया। तो अब जो सीटें घोषित की जाएंगी वहां पर वो सारे जाति समीकरण, चाहे वो जो इतने कैंपों में बटी है कांग्रेस पार्टी, वहां पर उनके किन उम्मीदवारों को वहां पर टिकट मिलेगा। और यही वजह है कि अभी तक आपने देखा कि महज 32 नामों का ऐलान हो सका है, जबकि 3-3 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई। तो कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा। जब लिस्ट आएगी, मैंने देखा है कांग्रेस दफ्तर में 2-3 दिनों में कि किस तरह से लोगों की भीड़ है वहां पर, और सबको लगता है कि उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए। एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दीपक बाबरिया, जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी है, वो माफी मांग रहे हैं उन लोगों से जिनकी बात वो आगे नहीं रख पाया और जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा। तो पहले से ऐसी स्थिति बन रही है, कांग्रेस को भी एक संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। और आपने जो पूछा कि शैलजा वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सारा मामला, वो सारे फैक्टर अभी आएंगे जब अगली सूची कांग्रेस की आएगी। जी, बहुत शुक्रिया गजाली आपका और प्रशांत आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हरिंदर राव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राव साहब, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे वो आपने सुना, और 10 जो हॉट सीटें हम जो देख रहे हैं, जैसे कालका, गढ़ी सांपला, लाडवा, इसराना, रेवाड़ी, नीलोखेरी, सोनीपत, बादली,
बेरी, शहबाद, ये सब ये जो इतनी हॉट सीटें इनको माना जा रहा है और यहाँ पर जिस तरह की लड़ाई देखी जा रही है, इनको देखकर और इन पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखकर क्या कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो किस दिशा में सोच रही हैं? देखिए कादम्बिनी जी, प्रिलिमिनरी तौर पे अगर इनको देखें इन कंटेस्ट में तो थोड़ा जनरल आइडिया लगाया जा सकता है। जी। जो रोहतक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उसमें कांग्रेस को डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, जी। जिसमें गढ़ी सांपला किलोई भी है और बाकी आपने जो 2-3 और कॉन्स्टिट्यूएंसीज डाली है, बादली है और एक दो और हैं जो रोहतक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। रही बात लाडवा की, जहां से चीफ मिनिस्टर नायब सैनी कंटेस्ट करेंगे, ये एक ऐसी सीट है जो नायब सैनी के लिए सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सैनी पॉपुलेशन काफी अच्छी तादाद में है। लेकिन इसका ये कह देना कि मिस्टर सैनी के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए वॉक ओवर होगा, ये इस टाइम कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वहां पे, उन्होंने, वो जाट कैंडिडेट थे और उन्होंने वो 12,000 के करीब से वोट से, मार्जिन से वो जीते थे वहां पे। तो मेरे हिसाब से वहां एक फाइट रहेगी और बाकी जितनी सीट आप जो कर रहे हो उनमें सब में कंटेस्ट रहेगा, एक्सेप्ट एक दो जो सीट्स हैं जो मुझे लगता है कि जिन पे शायद बीजेपी का भी कैंडिडेट जीत सकता है। गढ़ी सांपला वाले में भी क्या कंटेस्ट रहेगा? क्योंकि यहाँ से तो गढ़ी सांपला किलोई में मुझे माना जाता है। मुझे नहीं लगता कि कंटेस्ट रहेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है काफी बड़े नेता हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और हमेशा उनका पैतृक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उनका गांव भी उसी में आता है और मेरे हिसाब से वहां पे कोई बहुत ज्यादा कंटेस्ट नहीं दे पाएंगी वो जो कैंडिडेट है। लेकिन वहां पे ये रहेगा कि वो कितने वोट ले सकती हैं, यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जी, तो ये फिलहाल जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि अब दोनों के लिए ही, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के लिए टिकटों में बैलेंसिंग एक्ट करना शायद मुश्किल हो। जिस तरह से दांव खेला है बीजेपी ने अभी नायब सैनी को सीएम बनाकर, क्या उसका फ़ायदा आपको लगता है कि वहाँ पर नज़र आएगा, या फिर जैसे पंजाब की बात कर रहे थे, जैसे कांग्रेस को वहाँ इसको लेकर फ़ायदा नहीं मिला, क्या वो स्थिति भी हो सकती है? ये तब तक इंतज़ार करना चाहिए इस पर जब तक कि मैनिफेस्टो नहीं आता, क्योंकि उससे भी चीज़ें बदलेंगी? तो अपने पक्ष में सॉलिडेट करने की कोशिश की और उसका एफर्ट है कि जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से ये सभी जो सीटें जो चल रही हैं, हॉट सीटों की हम बात कर रहे हैं, और लेकिन वहाँ पर फैक्टर्स कई आते हैं। 2 तो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे माना जा रहा है, एक जो अभी मौजूदा सीएम है, जैसा कि हरिंदर राव साहब ने बताया कि वहाँ पर सेफ सीट माना जाता है नायब सैनी के लिए, जो मौजूदा सीएम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका गढ़ किला माना जाता है, गढ़ी सांपला, वहाँ पर पैतृक उनका गांव भी है, तो उनके लिए भी ये सेफ सीट माना जाता है। लेकिन बाकी में कई फैक्टर्स जो हैं वो सामने आते हैं। भले ही यहाँ पर ऐसा हो, अभी की जो सीटें हम आपको बता रहे हैं उसमें भले ही मुकाबला टक्कर का हो, लेकिन कई फैक्टर्स अब इस चुनाव में है। एक तो जाट नॉन जाट का फैक्टर है, दूसरा कि क्या मैनिफेस्टो में कौन सी पार्टी क्या वादा करती है, क्या इसका भी फैक्टर उसमें आएगा। इसके अलावा क्या वादे जो हैं बिजली का, पानी का, आम आदमी पार्टी का, ये सब भी फैक्टर्स उसमें हैं। वापस हम अपने मेहमान के पास चलते हैं। जी, देखिए, जो फैक्टर्स हैं, काफी सारे जो इश्यूज हैं जो इस इलेक्शन में इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा इशू इसमें ये है, जो सारे फैक्टर्स को ओवरवेलम करता है, वो है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। बिल्कुल। बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बहुत ज्यादा होती है, उसकी एक इनको इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है हरियाणा में बड़ा बर्निंग इशू है यहाँ पे। अभी हमने हिंदुस्तान टाइम्स में भी 4-5 दिन पहले खबर करी थी यहाँ कि लगभग
46,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स ने यहाँ सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी के लिए अप्लाई किया है, जिससे कि आपको अंदाजा हो सकता है कि कितना डेस्परेशन है, जॉब नहीं है। उसके अलावा जो फार्मर्स को लेके यहाँ पे इश्यूज चलते रहे हैं, फार्मर्स एजिटेशन हुआ, वो भी एक फैक्टर है यहाँ पे। तो इस तरह से कई फैक्टर्स हैं जो इस इलेक्शन को इफेक्ट करेंगे, और इवन जो कास्ट फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे इस इलेक्शन में एट प्ले रहेंगे। हाँ, नहीं जो मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, जो आप भी अभी बता रहे हैं कि जैसे नायब सैनी को लेकर आया गया, किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर गए, नायब सैनी को लेकर आया गया, क्या एक मुश्त वोट जो है उनके पीछे है या नहीं है, या फिर ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी इसमें आएंगे? देखिए, एक मुश्त वोट किसका आप कह रहे हैं? बैकवर्ड क्लासेस का कह रहे हैं, नॉन जाट का कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं? नॉन जाट, ओबीसी, क्या इसमें क्या उनका कोई इसमें दबदबा होगा? देखिए, मुझे अभी लगता नहीं है कि वो इतने, उनका स्टेचर इतना बड़ा नहीं है। एक तो उन्हें बने अभी मार्च में ही बने हैं जी, तो इतना स्टेचर नहीं है। अपनी तरफ से वो मतलब मेहनत बहुत कर रहे हैं, हाँ, काफी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना बड़ा स्टेचर नहीं है कि एक तरह से उनके पीछे उनको देखे जो है नॉन जाट्स में या बैकवर्ड क्लासेस में एकदम कंसोलिडेशन हो जाए। हाँ, कुछ 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 जो है जो सेगमेंट्स हैं बैकवर्ड क्लासेस की, जैसे सैनीज है, वो डेफिनेटली जो है इनके सपोर्ट में आएंगे, बीजेपी के सपोर्ट में आएंगे। हाँ, उसके अलावा साउथ हरियाणा में जो अहीर वोटर्स हैं, हाँ, वो पिछले 10 साल से उन्होंने बीजेपी को बहुत ही, कहते हैं, ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया है। वो वोट भी आने की एक संभावना है। उसमें भी अच्छी सीटें साउथ हरियाणा में बीजेपी जीत सकती है, पर उसमें एक फैक्टर जो है राव इंद्रजीत भी रहेंगे, जो कि एमपी हैं गुड़गांव। अच्छा, ठीक है जी, अ, वो भी बैकवर्ड क्लासेस से ही हैं, वो भी जी, जी, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। बिल्कुल। जी। एक आखिरी सवाल, इसका जवाब चाहूंगी। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन की बात है, उसमें रूरल और अर्बन सीटों पर शायद सबसे ज़्यादा टसल जो समझ में आ रहा है वो होगा, तो इसमें कहाँ आप किसको आगे बढ़ते देख रहे हैं? क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार वाली गलती शायद ना दोहराना चाहे? देखिए, सीटों में जो टसल चल रहा है, टसल क्या, उसमें जो अरेंजमेंट की बात हो रही है कि नेगोशिएशन जो चल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, उसमें आम आदमी पार्टी जो है कुछ सीटें ऐसी मांग रही है जो कि कांग्रेस की ऑलरेडी विनिंग सीट्स है। हाँ, कुरुक्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुछ सीट्स हैं, अर्बन असेंबली सेगमेंट है, जहां पे वो मांग रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र उन्होंने लोकसभा में लड़ा था आम आदमी पार्टी में। और कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां पे जो कांग्रेस समझती है कि उनका वहां पे वैसे भी वो जीत जाएंगे वहां पे। कांग्रेस वो सीटें नहीं देना चाहती है, वो आम आदमी पार्टी को जनरली अर्बन एरियाज में लड़ाना चाहते हैं। तो उसको और नंबर्स को लेके, क्योंकि शुरुआत हुई थी 15 से और 20 से, लेकिन अब वो पहुंच के कहीं 5 या 7 पे रह गई है शायद। हाँ, जी। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं, जब तक ये डिसाइड नहीं होंगे तब तक ये कहना मुश्किल है। हाँ, दूसरा, मुझे जो एक मेरा मानना है, क्योंकि बहुत सारे रेबल्स आ गए हैं, बीजेपी से भी आ रहे हैं और अभी कांग्रेस से भी आने की उम्मीद है, तो आम आदमी पार्टी ये भी होप करेगी कि काफी लोग हो सकता है जिनको टिकट बीजेपी ना दे या कांग्रेस ना दे, उनको वो ले जा सकते हैं अपना कैंडिडेट बना के। तो ये भी एक फैक्टर है, हो सकता है कि इसको ये भी उनके माइंड में। जी, जी, जी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर होना बाकी है। इस चुनाव में अभी लिस्ट आनी बाकी है, और भी लिस्ट और क्या क्या होगा मैनिफेस्टो में, इस पर भी लोग तय करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हितेंद्र राव साहब हमसे बातचीत करने के लिए, और देखते हैं कि क्या आगे यहाँ पर तस्वीर उभरती है। लेकिन फ़िलहाल रुख करते हैं हम एक और खबर का। एक अहम खबर यहाँ पर लखनऊ से जो खबर है, उसमें लखनऊ में एक 3 मंजिला इमारत वहां पर ढह गई थी, तो उसको लेकर एक बड़ा हादसा हो गया है। इस पर हम आपको जानकारी और आगे देंगे। लेकिन एक जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव का जो मामला है, उसमें अगर हम देखें तो जिस तरह से पार्टियां तय कर रही हैं कि आगे किस तरह से दिया जाए, यहाँ पर टिकट किस तरह से दी जाए, इसमें
एक महिला पहलवान की भी एंट्री हुई है, विनेश फोगाट की एंट्री हुई है और हरियाणा चुनावों को इसने और रोचक बना लिया। वैसे हरियाणा की राजनीति में महिलाओं की संख्या थोड़ा कम ही होती थी, अब इस क्षेत्र में महिलाएं अपना सिक्का जमाने के लिए तैयार है। अश्विनी कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। हरियाणा की ये बेटी लंदन से कानून की पढ़ाई करके आई है और अब राजनीति में सिक्का जमाने का इरादा है। विधानसभा में जब आवाज उठाने की बारी आएगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू आपका सर गर्व से ऊंचा करेगी। तकना सातवां विधानसभा में नहीं बैठेगी, उसका पूरा बरवाला क्षेत्र, उसका पूरा बरवाला परिवार उधर बैठेगा। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों में सैकड़ों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहती हैं और वहीं कुछ जमा चुकी हैं। हम अपना क्षेत्र में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी हमारी जीत हासिल करेगी और दोबारा से सडोरा क्षेत्र में हम जीत का परचम लहराएंगे। हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं, तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ। मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और ये वैसे भी मेरा लास्ट चुनाव है, इस समय मैं अपने जो मेरे अधूरे काम है, जो बाकी रह गए कुछ भी, वो सारे मैं पूरा करके और अपने हिसार की जनता के सारे काम कर देना चाहती हूँ। प्रदेश में महिला और पुरुष जनसंख्या तो अब लगभग बराबर है, लेकिन टिकट देने और फिर जीतने के बाद मंत्री बनाने में महिलाएं काफी पीछे हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात तो पार्टियां करती हैं, लेकिन टिकट वितरण में वह दिखता नहीं है। सैनी सरकार में मात्र एक महिला मंत्री है। बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सिर्फ 8 महिलाएं हैं। कांग्रेस की 32 उम्मीदवारों में 5 महिलाएं। 2019 में 9 और 2014 में 13 महिला विधायक चुनी गई। 2019 में 104 और 2014 में 115 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। उसके बाद राज्य में महिला और पुरुष की जनसंख्या अनुपात बेहतर हुआ, लेकिन एक बार फिर उसमें गिरावट हो रही है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 1000 पुरुषों पर 889 महिलाएं हैं। 2015 में शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 2019 में 1000 पुरुष पर 923 महिलाएं हो गई, लेकिन 2023 में 923 से गिरकर 906 हो गई। पुरुष प्रधान देश है हमारा भारत। कहीं ना कहीं वो एक मेल ईगो कि महिला मुझसे आगे क्यों। बेशक आज 21वीं सदी में हम चल रहे, युग बदल गया, पर सोच आज भी हमारी नहीं बदली है, सोच आज भी वही पुरानी है। पुरुष प्रधान देश है हमारा, महिलाओं का वोट डालने का तो उतना ही अधिकार है, पर टिकट और मंत्रिमंडल में महिलाओं की कोई जगह नहीं है। समय आ चुका है कि महिलाओं पर जहां बराबरी का हमारा अधिकार है, तो ऐसे ही हमें राज्यसभा और विधानसभा में भी बराबरी की टिकट मिलनी चाहिए। महिलाओं का जीतने में पुरुष से भी और ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि महिला जब घर, समाज, परिवार जब सब कुछ संभाल सकती हैं, तो राजनीति में महिला अपनी टिकट और अपना स्वाभिमान बढ़ाने के लिए अच्छे से अपना कर सकती हैं। हरियाणा में महिलाएं घर से लेकर खेती तक सब जगह काम करती हैं। महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपना नाम रोशन कर रही हैं। कोई लेडी अगर सरपंच बनिए गांव में, ठीक है, वैसे तो वो कहने के लिए सरपंच वही है, हर जगह सिग्नेचर उसी के होंगे, लेकिन जहां मीटिंग्स की बात आती है वहां हस्बैंड आगे होते हैं। तो यही मुझे मेन रीज़न लगता है कि मेल डोमिनेट जो सोसाइटी है, यही मेन रीज़न है। कुछ थोड़ा बहुत ही हो जाता है कि अब तो खैर हो रहा है ये चीज़ कि पहले थोड़ी एजुकेशन की कमी थी, लेकिन अब वो चीज़ें हो रही हैं कि हाँ धीरे धीरे लेडीज़ भी, कि अब अकेले हस्बैंड ना जाके साथ में उनकी वाइफ जा रही है, तो वो वहाँ पे बोल भी रही है। खेल के मैदान में भी हरियाणा की महिलाओं ने खासा नाम कमाया है। देखना यह है कि क्या राजनीतिक दल इस राज्य की महिला शक्ति पर आगे कितना भरोसा करते हैं। विश्व में हरियाणा की छोरियां भारत का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में अभी भी वो पीछे हैं। उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें बराबरी का मौका देंगी ताकि वो भी राजनीति में आगे बढ़ सकें। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हरियाणा के बाद अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में आज बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 3 मंजिला इमारत के ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 24 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई लोगों को बाहर निकाला।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, अभी भी क्या लोग उसमें दबे हो सकते हैं, मलबे में, ऐसी कोई आशंका है? देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर में जो घटना हुई है उसमें 5 लोगों की मौत हुई है और घायलों की संख्या बढ़कर के 28 हो गई है। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, इसलिए ताकि ये इंश्योर कर सके कि अब मलबे के अंदर कोई दबा हुआ नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेके चीफ सेक्रेटरी और जो जिले के जिलाधिकारी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, सभी अधिकारी वहां पहुंचे थे। अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है। ये इंश्योर करने के लिए वहाँ पे गश्त की जा रही है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही है कि कोई और वहाँ पर दबा हुआ ना हो। लेकिन फिलहाल 28 लोग घायल हैं और 5 लोगों की अब तक मौत हुई है। लगातार फिलहाल इस बात की कोशिश हो रही है कि पहले रेस्क्यू का काम किया जाए, उसके बाद जो घटना है उसके कारण पता किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो 28 लोग घायल हैं और 5 की मौत हो गई है। बड़ा हादसा लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में। ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं और खबरों के साथ।